So hello everyone, this is the second part of body fluids and circulation from NCERT निचोड़ by नीट काका जी। So लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड कोएगुलेशन से। So what is blood coagulation? It is a mechanism for homeostasis, that is prevention of blood loss through injuries at the site of injuries following event occurs। मतलब अगर कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स में इंजरी होता है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो ब्लड कोएगुलेशन का इवेंट्स ये रहा। फर्स्ट, क्लम्प प्लेटलेट्स एंड टिश्यूज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहाँ पे भी हमें डैमेज हुआ है वहाँ के टिश्यूज और से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज प्रोथ्रोम्बिनेज। देन थ्रोम्बोकाइनेज जो बना वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। सो थ्रोम्बोकाइनेज जो बना थ्रोम्बोप्लास्टिन से वो अपने प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब जो थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स soluble fibrinogen into insoluble fibrin and that fibrin threads trap dead and damaged blood cells to form clot और coagulum। सो अगर तुमको ये थियोरेटिकल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपने टाइम में इसे एक टेबल बना के याद किया था। ये सेम कंटेंट है जैसे कि ये पूरा थ्योरी फॉर्म में दिया गया, पर मैंने उससे ये टेबल बना लिया था और इसे याद किया था। इससे बहुत ईजिली तुम्हें याद हो जाएगा और कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सो इट स्टार्ट विथ रप्चर्ड टिश्यू। तो जो भी रप्चर्ड सेल और टिश्यूज़ है और प्लेटलेट्स है वहाँ से एक केमिकल निकलेगा जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में। अब जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड दैट थ्रोम्बिन अगेन कन्वर्ट soluble fibrinogen into insoluble fibrin and that insoluble fibrin trap the dead and damaged blood cells to form clot और coagulum। तो ये टेबल तुमको याद होना ही चाहिए। या तो तुम ये थ्योरी याद कर लो या तो ये टेबल याद कर लो, दोनों में कंटेंट सेम है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। Next topic is blood groups. So blood groups were discovered by Karl Landsteiner. Now again, the blood grouping are of two types. That is, first one is the most common, that is ABO blood grouping, and the second one is RH grouping. So let's start with ABO grouping. So ABO grouping, it is based on the presence or absence of two surface antigens, that is chemicals that induce immune response on RBCs, namely A and B. So जो ABO grouping है उसका मेन बेसिस होता है presence और absence of two surface antigen on RBC. आरबीसी के ऊपर दो सरफेस एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। नाउ व्हाट आर एंटीजन? सो एंटीजन्स आर द केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इंड्यूस मीन्स इनिशिएट। सो एंटीजन्स वैसे केमिकल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये दो तरह के हो सकते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। Similarly, plasma also contains two antibodies, that is proteins produced in response to antigens, namely anti-A and anti-B. So now start with this table which is given in NCERT. इस टेबल से अभी तक नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और इन फ्यूचर में भी आने वाले हैं। सो दिस टेबल रिप्रेजेंट ऑल द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ABO ब्लड ग्रुपिंग। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो है एंटी ए। अब अगर एंटी ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी। हमेशा याद रखना कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी वहाँ पे बी है, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी वहाँ पे ए है। सो ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है और उसके प्लाज्मा में एंटी बी प्रेजेंट है। नाउ कैन डोनेट ब्लड टू। सो ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए को तो डोनेट कर ही सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड कैसे डोनेट कर सकता है? तो इसका आंसर है जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यू टू दिस रीजन ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकते हैं। सो कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। सो अब ए ब्लड ग्रुप वाले डोनेट कर सकते हैं ए और ए बी को, पर किससे रिसीव कर सकते हैं? सो ए से तो रिसीव कर ही सकते हैं और ओ से भी रिसीव कर सकते हैं बिकॉज द ब्लड ग्रुप ओ इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इस टेबल में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिपीटेडली हर साल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता। सो ये दोनों फैक्ट इस टेबल के हाईलाइट्स हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। सो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, नहीं तो तुम्हारा सिले मिस्टेक हो सकता है दैट ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता और ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एंटीबॉडीज द ब्लड ग्रुप ए बी इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। And similarly, due to absence of any surface antigen on O blood group, this blood group O is also known as universal donor.
So next, B blood group. Surface antigen is B. Antibody is anti-A. Can donate blood to B and AB. Can receive blood from B and O. AB ब्लड वाले को देखो हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है. सिमिलरली O ब्लड ग्रुप वाले से हर कोई ब्लड ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है. नेक्स्ट, AB blood group. So the surface antigen on RBCs are both A and B. And since both are antigens, so this AB blood group lacks any antibody in the plasma. Can donate blood to AB only. Can receive blood from A, B, AB and O. क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. सो AB ब्लड ग्रुप वाले सभी तरह के ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, O ब्लड ग्रुप. सो द सरफेस एंटीजन इज निल. क्योंकि O ब्लड ग्रुप में कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर. Antibody, both anti-A and anti-B are present. Can donate blood to. Answer is A, B, AB and O. Since this is universal donor due to absence of any surface antigen, can donate blood to all types of human with blood group A, B, AB and O. Now it can receive blood from. Answer is O only. Next, antigen A reacts with anti-A, antigen B reacts with anti-B. ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग तुमको लग सकता है बट ये बहुत ही सिंपल है. एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटी ए. इसका मतलब जो एंटीजन ए है, अब एंटीजन ए किस में होगा? वैसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा वो रिएक्ट करता है एंटी ए से. एंटी ए इज अपोजिट टू एंटीजन ए. एंटी ए किस में होगा? बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में. सो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन रिएक्ट कर जाएगा बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से एंड बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन रिएक्ट कर जाएगा ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करके लिखा हुआ है बट ये बहुत ही सिंपल है. एंटीजन ए मीन्स ब्लड ग्रुप ए एंड एंटी ए मीन्स ब्लड ग्रुप बी. सो एंटीजन ए रिएक्ट्स विद एंटी ए एंड एंटीजन बी रिएक्ट्स विद एंटी बी. आई होप तुम लोग इसको समझ गए होंगे. The blood with interactive antigens and antibodies are mixed together. It causes clumping or agglutination of RBCs. Person with O group are called universal donor because they donate blood to any person with any blood group because they lack any surface antigen. Similarly, person with AB blood group are called universal recipients because they can accept blood from all blood groups because they lack any plasma protein, that is antibodies. Next topic is RH grouping. So this is another type of blood grouping. First one is ABO blood grouping, which we just completed, and the next one is RH grouping. So what is RH? So rhesus factor, that is RH factor, is another antigen found on RBCs. RH positive means the presence of RH factor and RH negative means the absence of RH factor. Nearly 80% of humans are RH positive. So anti-RH antibodies are not naturally found. So RH negative person can receive RH positive blood only once, but it causes the development of anti-RH antibodies in his blood. So a second transfusion of RH positive blood causes agglutination. Therefore, RH blood group should be matched before transfusion. अब इस बड़े से पैराग्राफ का मतलब ये है कि जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में नॉर्मली पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होता था वैसा यहाँ पे नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट हमसे कहना चाह रहा है, मान लो अगर कोई पर्सन हमारा RH नेगेटिव है, मतलब उस पर्सन में RH फैक्टर्स, RH एंटीजन, इसका मतलब इस RH नेगेटिव पर्सन में कभी भी RH के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बना ही नहीं है क्योंकि ये RH नेगेटिव था. इसको पता ही नहीं है RH ऐसा कोई एंटीजन होता भी है. तो इसमें अगर इसको पता ही नहीं RH ऐसा कोई एंटीजन होता है तो इसके ब्लड में, RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में कोई भी RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होगा. तो इसलिए अगर इस पर्सन को फर्स्ट टाइम RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज किया जाए तो इसको पता चलेगा अच्छा RH जैसा भी कोई एंटीजन होता है. तो उसको देखते हुए इस पर्सन के बॉडी में रिस्पॉन्स में RH का एंटीबॉडी बनेगा. पर अगर इस पर्सन को एक्सपोज नहीं कराया जाए तो इसमें कभी भी RH का एंटीबॉडी नहीं बनेगा. सो कंफ्यूज मत होना, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. सो इस पैराग्राफ का एसेंस ये है कि जो RH नेगेटिव पर्सन होता है उसमें कोई भी RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं होता. इसलिए अगर फर्स्ट टाइम उसको RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज किया जाए तभी RH नेगेटिव पर्सन में एंटी-RH का एंटीबॉडी बनेगा. ठीक है. अब एक बार फर्स्ट एक्सपोजर में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि RH नेगेटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं था. तो एक बार जब वो RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज हो गया तो सडनली उसके ब्लड में एंटी-RH एंटीबॉडी बन जाएगा. तो अगर हम सेकेंड टाइम उस RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज कराएं तो फिर एंटीजन और एंटीबॉडी का एग्लूसिनेशन हो जाएगा एंड इट कॉज द डेथ ऑफ पर्सन. Therefore, the RH group should be matched before transfusion. Next topic is erythroblastosis fetalis. This complete mechanism is based on RH antigen and antibody combination. So अभी मैंने जो तुम्हें इतनी देर तक समझाया है ये वो इसके लिए कि तुम्हें इस टॉपिक दैट इज erythroblastosis fetalis में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. सो अगर तुम अभी मैंने जो समझाया वो तुम समझ गए होगे क्लियरली तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल है. So let's read out. It is a RH incompatibility between the RH negative blood of a pregnant mother and the RH positive blood of the fetus.
इसका मतलब एक एक पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन में तुम्हारे एमसीक्यूज में बहुत सारे स्टेटमेंट रहेंगे, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम 100% उसको नेगेटिव कर दोगे। तो ध्यान से देखो, RH नेगेटिव ब्लड किसका है? मदर का। और RH पॉजिटिव ब्लड किसका है? फीटस का। और ये क्या है? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब मिसमैचिंग। So, RH antigen do not get mixed with the maternal blood in the first pregnancy because placenta separates the two blood. But during the first delivery, the maternal blood may be exposed to small amount to the fetal blood. It's RH positive. This induces the formation of RH antibodies in the maternal blood. In case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother can leak into the fetal blood, which is RH positive, and destroys the fetal RBCs. This is fatal to the fetus or cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. It can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child. So ये अगर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो अगेन इसको तुम इस सिंपलर लैंग्वेज से समझ सकते हो. So let's consider it as a story. So it starts with RH नेगेटिव मदर. अब मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है. इसका मतलब मदर के ब्लड को कुछ पता ही नहीं है कि RH ऐसा कोई एंटीजन होता भी है. ठीक है, तो वो एंटीबॉडी क्यों प्रोड्यूस करेगा? वो तो कभी RH पॉजिटिव से एक्सपोज हुआ ही नहीं है. अब उसके अंदर जो फीटस है वो मान लो RH पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो प्रेगनेंसी के इनिशियल मंथ्स में मदर और फीटस का ब्लड दोनों सेपरेटेड होता है बाय प्लेसेंटा. बट ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड्स डिलीवरी, some RH positive blood of fetus is leaked into the mother's blood. डिलीवरी के टाइम ऐसे चांसेस होते हैं कि फीटस का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड मदर के ब्लड में लीक कर जाए. अब अगर ऐसा हुआ तो मदर का ब्लड जो कि RH नेगेटिव था वो एक्सपोज हो गया फीटस के ब्लड से जो कि RH पॉजिटिव था. फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव था, मतलब उसमें RH एंटीजन था और मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं था. तो अगर नेगेटिव ब्लड को पॉजिटिव ब्लड एक्सपोज किया मतलब उसको एंटीजन दिखा. अब अगर एंटीजन दिखा तो मदर का बॉडी तुरंत ही अपने ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा विच इज़ अगेंस्ट दैट एंटीजन. अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, पर अब अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो अब इस कंडीशन में जो RH नेगेटिव मदर है उनके ब्लड में पहले ही RH के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका है. तो अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हुआ तो इस बार जो मदर के ब्लड में RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है वो चला जाएगा फीटस के ब्लड में और उसके RH पॉजिटिव ब्लड पे अटैक कर देगा, जिस कारण से वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एग्लूसिनेशन स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ इनकॉम्पिटेबिलिटी. RH इसी को हम बोलते हैं RH इनकॉम्पिटेबिलिटी, जिसके कारण फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगा और फीटस में सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस का कंडीशन दिख सकता है. सो दिस इज़ द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. और इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स आज के टाइम में anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन मदर को लगाते हैं जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. Next topic, blood vessels. So blood vessels are three types. That is arteries, veins and capillaries. Arteries, they carry blood from heart to other tissues. They contain oxygenated blood except pulmonary artery. Their smaller branches are called arteriole. Arteries are three-layered. Inner, tunica intima, with squamous endothelium, tunica media with smooth muscle and elastic fibers, and tunica externa with fibrous connective tissue. So ये पूरा NCERT का लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, ये तुमको याद करना ही करना है. नेक्स्ट, veins. They carry blood towards heart. Artery carry blood away from heart and veins carry blood towards the heart. They contain deoxygenated blood except pulmonary vein. Their smaller branches are called venules. Veins are also three-layered but tunica media is comparatively thin. So this is a PYQ that which layer of veins is comparatively thin. Answer is tunica media. Next one is capillaries. In tissues, arterioles divide into thin-walled and single-layered vessels. They are called capillaries. They unite into venules. मतलब जब arteries divide करता है arteriole में और veins divide करता है venules में तो दोनों के बीच में combination में एक structure होता है जिसको हम कहते हैं capillaries. Next topic is heart. So it is a mesodermally derived organ located in mediastinum. It is the size of a clenched fist. It is protected by double-layer pericardium. The pericardial space between pericardial membrane is filled with pericardial fluid. It reduces the friction between the heart walls and surrounding tissues. Heart has four chambers, two upper atria, that is auricles, and two lower ventricles. तो जो हमारा हार्ट होता है वो एक मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है. इसका साइज एक क्लेंस्ड फिस्ट के बराबर होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम. जस्ट लाइक लंग्स जहाँ पे दो प्लूरल मेम्ब्रेन था और बीच में प्लूरल फ्लूइड था, उसी तरह से हार्ट में दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है और बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है. और हार्ट में हमारा 4 चेम्बर्स होता है. दिस इज अबाउट ह्यूमन हार्ट. 4 चेम्बर्ड हार्ट इज सीन इन एव्स,
mammals and crocodiles. So the four chambers are two upper atria or auricles and two lower ventricles. The walls, that is cardiac muscles of ventricles, are much thicker than that of atria. मतलब जो वेंट्रिकल्स के वाल होते हैं वो एट्रिया के वाल से ज़्यादा थिक होते हैं. इसका एक रीज़न भी है कि वेंट्रिकल्स को बहुत ही हाई प्रेशर लगा के ब्लड को बॉडी के एक एक पार्ट्स में भेजना है, चाहे वो हमारे हेड का टिप हो, चाहे हमारा फुट हो. सो वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए उसके वाल थिकर होते हैं इन कंपेरेबल टू एट्रिया. बहुत ही कॉमन सेंस वाला बात है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट एज इट इज़ एनसीईआरटी का डायग्राम है. इसका एक एक लेबलिंग तुमको ध्यान में रहना चाहिए. सो दिस रेड वन इज़ एओर्टा. This is pulmonary artery, pulmonary vein. This is left atrium. Bundle at the center is known as bundle of His. This is left ventricle. This is interventricular septum. It is apex. Now this side, superior vena cava. This is SAN, that is sinoatrial node. This is right atrium, atrioventricular node. This is chordae tendineae, then right ventricle and inferior vena cava. सो मेरे रीड आउट करने से कुछ भी नहीं होगा, तुमको खुद से इस डायग्राम को बना के प्रैक्टिस करना होगा और लेबलिंग को भी ध्यान में रखना ही होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. नाउ द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम एंड द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. In between atrium and ventricles, there is a thick fibrous atrioventricular septum with an opening. Tricuspid valve, that is three muscular flaps or cusps, guide the opening between right atrium and right ventricles. Similarly, a bicuspid, that is mitral valve, guide the opening between left atrium and left ventricles. मतलब right atrium और right ventricle के बीच में एक थ्री कस्प वाला valve होगा, tricuspid valve, and left atrium और left ventricle के बीच में एक bicusp वाला valve होगा जिसको हम कहते हैं mitral valves. The main function of valves, अब valves का main function क्या है? So these valves allow the flow of blood only in one direction. अगर valves present है तो blood का कभी भी backward flow नहीं हो सकता है. This is the main important function of valves, that it allows the flow of blood in only one direction, that is from atria to ventricles. Now, right ventricle has an opening called pulmonary artery and the left ventricle has an opening called aorta. These openings have semilunar valves. They prevent backward flow of blood. These openings have semilunar valves. ये जो opening है, चाहे वो pulmonary artery का हो, चाहे वो aorta का हो, दोनों के guiding में एक valves होते हैं जिसको हम कहते हैं semilunar valves. They also prevent backward flow of blood. Next topic is conducting system of heart, that is how our heart operates. So it includes nodal tissues, bundles and fibers. हमारे हार्ट में बहुत सारे nodal tissues हैं, bundles हैं, fibers हैं जिसके थ्रू conducting system operate करता है. So what are nodal tissues? So these are specialized cardiac musculature present in the heart walls. They are of two types. First nodal tissue is SAN, that is sinoatrial node. इसका location याद रखना है, ये बहुत ही important question है. So it is located in the right upper corner of the right atrium. And the atrioventricular node, that is AVN, is located in the lower left corner of the right atrium. दोनों ही right atrium में है, एक upper right corner में है और दूसरा lower left corner में है. So AVN node is present close to the AV septum, that is atrioventricular septum. ये हमारा atrio और ventricle के बीच का septum है, atrioventricular septum, और इसके just nearby में ये जो node है ये हमारा AV node है. From the AV node, a bundle of fibrous atrioventricular bundle, that is AV bundle, passes through atrioventricular septa and divide into right and left branches. Each branch passes through the ventricular walls of its sides. In the ventricular wall, breaks up into minute fibers. It is Purkinje fibers. These fibers along with bundle is known as bundle of His. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा AV नोड है, ये हमारा AV नोड है, इससे एक बंडल निकलता है. AV बंडल उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. AV नोड से एक बंडल निकला जिसको हम कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और AV बंडल, विच पासिस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा. और ये बंडल निकल के इस सेप्टा से पास करेगा और पास करते ही ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. ईच ब्रांच पासिस थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स ऑफ इट्स साइड. और जो दोनों ब्रांच है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव साइड के वेंट्रिकल्स में पास हो जाएगा. इन द वेंट्रिकुलर वॉल इट ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट फाइबर्स और कॉल्ड पुरकुंजी फाइबर. और वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये फर्दर और भी फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम कहते हैं पुरकुंजी फाइबर्स. एंड दिस फाइबर्स अलॉन्ग विद द बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ हिस. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बंडल ऑफ हिस. नोडल टिश्यू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल. अब ये जो हमारे दो नोडल टिश्यू है, दैट इज़ SAN एंड AVN, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं. उसको कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं चाहिए स्टार्ट होने के लिए. SAN इनिशिएट एंड मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट. अब ये जो SAN है, साइनोएट्रियल नोड है, इसका एक्शन पोटेंशियल होता है 70 to 75 पर मिनट. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट.
सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।